जय हिंद। एयर पॉल्यूशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज के बारे में, बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉजेज़ के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर यूज इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। सिंपल, पानी के अंदर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन जो कि पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, जो कि पानी को यूज के लिए अनफिट बनाता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको वाटर पॉल्यूशन बुलाया जाता है। ये जो वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? वाटर पॉल्यूशन के प्राइमरीली दो सोर्सेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेस देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं पॉइंट सोर्सेस और दूसरा देखने को मिलते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्सेस जहां पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो सोर्स से पानी तक, वो सोर्स से वाटर तक डायरेक्टली ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से एक पाइपलाइन निकल के आ रही है और ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, वो वाटर बॉडी में रिलीज होते हैं। ये कैसा सोर्स है? ये पॉइंट सोर्स है। हमें पता है कि पाइपलाइन कहाँ से शुरू हो रही है, हमें पता है कि पाइपलाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं, इनको रेगुलेट करना बेहद इजी है। हमें पता है ना कि ये जो पाइपलाइन है, इसका सोर्स कहाँ पर है, हमें पता है ना कि ये पाइपलाइन कहाँ तक जा रही है, हमें पता है ना कि इस पाइपलाइन से कौन सा वेस्ट निकल के आ रहा है। तो ये जो वेस्ट है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको ट्रीट करना, इनको रेगुलेट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज या इनको डिफ्यूज सोर्सेज भी बुलाया जाता है, और नाम से ही क्लियर है, ये डिफ्यूज सोर्सेज होते हैं, ये इल डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एरिया है जहाँ पे कोई नहर बह रही है। अब ये जो नहर है, इसमें हो सकता है आसपास के जो लोग हैं वो कचरा डाल के जा रहे हों, वो अपना वेस्ट डाल के जा रहे हों। हो सकता है कि ये जो नहर है, इसमें खूब सारा एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है वो बह के आ रहा हो सकता है कि ये जो नहर है, इसमें और भी कई सारी जगहों से वेस्ट आ रहा हो। अब ये पता करना कि ये जो वेस्ट आ रहा है, इसका एक्यूरेट सोर्स क्या है, वो अपने आप में बेहद डिफिकल्ट होता है। तो ये जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, इनको रेगुलेट करना बेहद डिफिकल्ट होता है। इजी और सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो वाटर पॉल्यूशन होता क्या है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो पानी के अंदर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन जो कि पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है। ये जो वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके प्राइमरीली दो सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेज होते हैं? एक होते हैं पॉइंट सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज का मतलब ऐसे सोर्सेज जो कि डायरेक्टली वाटर बॉडी के साथ में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री से कोई पाइपलाइन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई सीवेज लाइन आ रही है। ये जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं, इनको रेगुलेट करना ईजी होता है। और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज जो कि डिफ्यूज्ड सोर्सेज होते हैं, जो कि इल डिफाइंड होते हैं। और ये जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, इनको रेगुलेट करना बेहद डिफिकल्ट होता है। ये जो वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके मेन कॉजेज क्या हैं? मेन कॉजेज की अगर बात करें तो एक जो सिग्निफिकेंट कॉज है वो है सीवेज एंड स्लज। सीवेज एंड स्लज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो सीवेज होता है, ये जो स्लज होता है, इसको डायरेक्टली रिवर्स में, वाटर बॉडीज में, स्ट्रीम्स में विदाउट एनी ट्रीटमेंट डिस्पोज कर दिया जाता है। अच्छा, सीवेज में, स्लज में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, इट इंक्लूड्स एनिमल एक्सक्रीटा, इट इंक्लूड्स फूड रेजिड्यू, इट इंक्लूड्स क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स वगैरह। ये जो वेस्ट है, ये सीधे सीधे अगर किसी वाटर बॉडी में, किसी रिवर में डिस्पोज किया जा रहा है, तो सोचो उस वाटर बॉडी की कंडीशन क्या होगी? वो जो पानी है उसकी क्वालिटी किस हद तक डिग्रेड होगी। तो ये जो सीवेज है, ये जो स्लज है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सीवेज और स्लज की वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस देखने को मिलती हैं। भाई, पानी में
इतना ज़्यादा अगर डिग्रेडेशन होगा, पानी में अगर एक्सक्रीटा जाके मिल जाएगा, पानी में अगर क्लीनिंग एजेंट्स केमिकल्स वगैरह जाके मिल जाएंगे, तो इस पानी को कंज्यूम करने की वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बट ऑब्वियस सी बात है, वाटर बॉर्न डिसीजेस देखने को मिलेंगी। ये जो सीवेज है, ये जो स्लज है, इसके अलावा दूसरा कॉज है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एसिड्स हैं, जैसे मिनरल फाइबर्स हैं, जैसे हैवी मेटल्स हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये यूजुअली वाटर बॉडीज के अंदर कहाँ से आते हैं? माइनिंग इंडस्ट्री से आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू आते हैं। हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे लेड है, जैसे मरकरी है, ये जो हैवी मेटल्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फूड चेन में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। और जब ये फूड चेन में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो इनकी वजह से ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है, इनकी वजह से लीवर डैमेज देखने को मिलता है। ये कभी कभी फेटल भी हो सकते हैं, इनकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो हैवी मेटल्स हैं, ये भी बड़ा तगड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। इसके अलावा नाइट्रेट्स, ये जो नाइट्रेट्स हैं दे आर अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। और ये जो नाइट्रेट्स हैं ये आमतौर पे एग्रीकल्चरल रन ऑफ के तौर पे आते हैं। फार्मर्स जो हैं वो अपने फील्ड में खूब सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, और जब यही एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर बॉडीज में आके मिलता है तो इसकी वजह से नाइट्रेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर बॉडीज में वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो नाइट्रेट्स हैं इनकी वजह से खूब सारे हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्टमक डिजीजेस देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट इन नाइट्रेट्स के कॉन्सेंट्रेशन के हाई होने की वजह से कभी कभी स्टमक कैंसर भी देखने को मिलता है। और ये जो नाइट्रेट्स हैं इनकी वजह से यूट्रोफिकेशन भी देखने को मिलता है। और यूट्रोफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है कि इवेंचुअली इस यूट्रोफिकेशन की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। तो ये जो नाइट्रेट्स हैं ये भी वाटर पॉल्यूशन का एक तगड़ा सोर्स है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक तो मैन मेड होते हैं और कार्बन बेस्ड होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि कार्बन बेस्ड होते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बुलाया जाता है। ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बने होते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम, लाइक कोल, लाइक नेचुरल गैस। ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको डेलिबरेटली पानी में ऐड किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्लोरीन को पानी में ऐड किया जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेसिव क्वांटिटी में देखने को मिले पानी के अंदर तो यही क्लोरीन जो है वो हार्मफुल हो जाता है। तो ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा देखने को मिले पानी के अंदर तो वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ऑयल एंड पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम ऑयल होता है अगर ये पानी के अंदर किसी भी तरीके से मिक्स हो जाए तो इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द वाटर पॉल्यूटेंट्स। आपने एक टर्म आमतौर पे सुना होगा ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स में क्या होता है? जो टैंकर्स होते हैं उन टैंकर्स में से ऑयल जो है वो सी में निकल जाता है। अब सी में कैसे चला जाता है? टैंकर्स का एक्सीडेंट हो गया और टूट फूट हो गई और उसकी वजह से ऑयल जो है वो लीक हो गया, या कोई स्टोरेज टैंक है उसमें लीकेज हो गया है, लीकेज की वजह से ऑयल जो है वो सी में जाके वो पानी में जाके मिल रहा है। या फिर जो पाइपलाइंस होती हैं जिनके थ्रू क्रूड ऑयल को लाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है, अगर उन पाइपलाइंस में कोई लीकेज हो गया है और उस लीकेज की वजह से ये जो ऑयल है ये सी के अंदर, ये पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको ऑयल स्पिल्स बुलाया जाता है। और होता क्या है इसकी वजह से? जो क्रूड ऑयल होता है वो लाइट इन वेट होता है, और क्योंकि क्रूड ऑयल लाइट इन वेट होता है तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। एक तो जब ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है तो इसकी वजह से फायर की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। और सोचो पानी के ऊपर क्रूड ऑयल है और उसमें किसी भी रीजन की वजह से फायर लग गई तो नीचे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बट ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दूसरा, ये जो ऑयल स्पिल्स हैं इनकी वजह से वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिलता है। डिक्रीज देखने को क्यों मिलता है?
बिकॉज जब एक क्रूड ऑयल वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, और अगर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर, उसको कंज्यूम किया जाएगा। इवेंचुअली जो ऑक्सीजन के लेवल्स हैं वो पानी में डिक्रीज हो जाएंगे। ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसका जो मेन सोर्स होता है वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं ये पॉल्यूटेंट्स के तौर पे कहाँ से आते हैं? पानी के अंदर। ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और जब ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं तो पानी के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट देखने को मिलता है, पानी के अंदर वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा वेट करो, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, गामा रेज के बारे में, वो सब इसी रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस वाटर पॉल्यूटेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे पावर प्लांट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनकी वजह से थर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। पावर प्लांट है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी जो है वो रिलीज कर दिया गया और सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया गया। वाटर बॉडी में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, और हमने पढ़ा हुआ इससे पिछले सेशंस में कि वाटर बॉडीज में अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सीवियरली इम्पेक्ट होती है। तो ये जो थर्मल डिस्चार्ज है इसकी वजह से भी वाटर बॉडीज को नुकसान देखना पड़ता है। सॉलिड वेस्ट है जो कि लैंड के ऊपर एक्यूमुलेट करते हैं हम, लैंड फिल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो लंबे चौड़े ढेर लगे रहते हैं सॉलिड वेस्ट के। ये जो ढेर लगे हुए हैं इनकी वजह से जो सरफेस वाटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो भी पॉल्यूट होता है। देखो, अगर बात करें मेन कॉजेज के बारे में तो ये कॉजेज ऐसे हैं कि इनको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो, डे टू डे लाइफ में अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉजेज क्या हैं। सीवेज है, स्लज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल्स, या फिर ये कहें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नाइट्रेट्स हैं, या फिर ये कहें कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑयल स्पिल्स, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ये भी एक सबसे बड़ा कॉज है, सबसे डेंजरस कॉज है इन वाटर पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, और फिर मिसलेनियस वाटर पॉल्यूटेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है, वाटर बॉर्न डिसीजेस देखने को मिलती हैं। जब वाटर पॉल्यूट होता है तो वाटर बॉर्न डिसीजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कोलेरा देखने को मिलता है, डायसेंट्री देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है, टाइफाइड देखने को मिलता है। इताई डिसीज के बारे में आपने सुना होगा, इताई डिसीज, या फिर इसको आउच डिसीज भी बुलाया जाता है। ये जो इताई डिसीज है ये देखने को मिलती है तब जब वाटर में कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेहद ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये जो इताई डिसीज है ये बेसिकली बोन्स की और जॉइंट्स की डिसीज है। देखो याद रखना, ये जो इताई डिसीज है इसको आउच डिसीज भी बुलाया जाता है। ये जो इताई डिसीज है ये कब देखने को मिलती है? ये तब देखने को मिलती है जब पानी में कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है। ये जो इताई डिसीज है ये बोन्स की और जॉइंट्स की डिसीज है। स्टमक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। स्टमक के अंदर कई सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। आप सोच ही सकते हो, अगर आप पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक कर रहे हो तो स्टमक वो सबसे पहली जगह है जो कि सीवियरली इम्पैक्ट होगी। तो स्टमक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी कैंसर तक देखने को मिलता है, और हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज, ये तो आम बात है किसी भी स्टमक डिसऑर्डर के अंदर। लंग कैंसर देखने को मिलता है।
पानी में अगर एस्बेस्टोस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाए तो एस्बेस्टोसिस देखने को मिलता है, एंड एस्बेस्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ लंग कैंसर। पानी में अगर मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो मरकरी पॉइजनिंग देखने को मिलती है, और इस मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मिनामाता डिसीज देखने को मिलती है। देखो याद रखना, कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो इथाई इथाई डिसीज देखने को मिलती है, आउच आउच डिसीज देखने को मिलती है। ये जो इथाई इथाई डिसीज है ये बोन्स की और जॉइंट्स की डिसीज है। अगर पानी में एस्बेस्टोस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए तो एस्बेस्टोसिस देखने को मिलती है, जो कि एक फॉर्म ऑफ लंग कैंसर है। पानी में अगर मरकरी पॉइजनिंग देखने को मिले तो मिनामाता डिसीज देखने को मिलती है। इसके अलावा स्किन डिसीजेस देखने को मिलती हैं। पानी में अगर आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो स्किन डिसीजेस देखने को मिलती हैं। और ये जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसकी वजह से जो स्किन डिसीजेस देखने को मिलती हैं वो आमतौर पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिडिल और लोअर प्लेन्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा डैमेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स देखने को मिलता है। पानी में अगर पॉल्यूशन है, पानी में अगर पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर एसिडिक वाटर है, तो आप समझ सकते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम डैमेज होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है डैमेज होगा। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में रिडक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है रिडक्शन देखने को मिलेगा। बायोसाइड्स जो होते हैं या पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स जो होते हैं, इनके लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेहद सीवियरली इंपैक्ट होते हैं इनकी वजह से। तो डैमेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। पानी में टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी हो जाता है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सीवियरली इंपैक्ट होती है। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में, यहां तो हम बात कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन कुछ हद तक सही है, जब तक न्यूट्रिएंट्स का लेवल एडिक्वेट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल सिग्निफिकेंटली हाई हो जाए तो यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है, और यूट्रोफिकेशन जो है उसकी वजह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। ये जो यूट्रोफिकेशन है ये क्यों देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स। डैमेज टू सॉइल देखने को मिलती है। पानी के अंदर अगर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई हो, पानी के अंदर अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो तो एल्केलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉइल डैमेज होती है। जैसे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में ये जो समस्या है ये आमतौर पर देखने को मिलती है। डैमेज टू मराइन इकोसिस्टम्स, ऑयल स्पिल्स हैं, वाटर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो मराइन इकोसिस्टम होता है वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। तो इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो वाटर पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि भाई सॉइल को नुकसान होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान होता है, यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है, बहुत सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इथाई इथाई डिसीज कब होती है? जब कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये जो इथाई इथाई डिसीज है ये बोन्स और जॉइंट्स की डिसीज है। अगर बात करें लंग कैंसर की, तो जब पानी में एस्बेस्टोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो देखने को मिलता है लंग कैंसर। मरकरी पॉइजनिंग अगर देखने को मिलती है तो मिनामाता डिसीज देखने को मिलती है। आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो स्किन डिसीजेस देखने को मिलती हैं। इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन के बारे में अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये बेसिक सी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। बेसिक तौर पे इसको दिमाग में रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।